तो बात करते हैं अमेरिका और भारत की, दो इतने बड़े लोकतंत्र और उनके बीच एक व्यापारिक टकराव। लेकिन ये मामला सिर्फ टैक्स या टैरिफ का नहीं है, इसकी जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं। और ये जानकर शायद हैरानी होगी कि आज के इस ट्रेड वार की कहानी हजारों साल पहले शुरू हुई थी। हाँ, बिल्कुल सही सुना, हजारों साल पहले, उन पुराने धूल भरे रास्तों पर जहां से व्यापार होता था। तो चलिए चलते हैं प्राचीन इराक। वहां व्यापारियों के काफिलों पर एक टैक्स लगता था जिसे कहते थे निशातुम। ये एक तरह की परमिशन फीस थी और यही था दुनिया का पहला रिकॉर्डेड ट्रेड टैक्स। सोचिए, एक छोटा सा आइडिया जो आगे चलकर सदियों में एक बहुत बड़ा हथियार बन गया। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये एक मामूली सी फीस एक ताकतवर आर्थिक हथियार में तब्दील हो गई। ये टाइमलाइन पूरी कहानी बताती है। देखिए, शुरू में तो ये सिर्फ कमाई का जरिया था, फिर धीरे धीरे ये अपने देश के उद्योगों को बचाने का एक टूल, प्रोटेक्शनिज्म का एक टूल बन गया। और इसका नतीजा बहुत ही भयानक ट्रेड वॉर्स हुई, जिससे दुनिया का व्यापार 66% तक सिकुड़ गया। तब जाकर सबको समझ आया कि भाई कुछ नियम कानून तो बनाने पड़ेंगे, और वहीं से शुरुआत हुई गैट की, और बाद में चलकर यही बना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब जरा यूएस इंडिया के इतिहास के एक बहुत ही अहम पन्ने को पलटते हैं। इससे ये साफ हो जाएगा कि भारत खाने पीने की चीजों को लेकर इतना ज्यादा सतर्क क्यों है। हुआ ये कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के पास बहुत सारा अनाज एक्स्ट्रा पड़ा था, सरप्लस, और दूसरी तरफ भारत में खाने की जबरदस्त कमी थी। तो एक कानून आया, PL 480। इसके तहत भारत अमेरिका से ये अनाज अपनी ही करेंसी रुपए में खरीद सकता था। सुनने में तो ये एक विन विन सिचुएशन लगती है ना? लेकिन इसमें एक पेंच था। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेरिका से जो गेहूं भेजा गया था वो इंसानों के खाने लायक नहीं था, बल्कि सूअरों को खिलाने लायक था। लेकिन मजबूरी थी तो भारत निर्भर होता चला गया। हालत ये हो गई कि हम अपना 40% गेहूं अमेरिका से मंगाने लगे। और यही निर्भरता एक हथियार बन गई। 1965 में जब पाकिस्तान से जंग छिड़ी तो अमेरिका ने भारत पर दबाव डालने के लिए यही खाने की सप्लाई रोकने की धमकी दे दी। वो एक बहुत बड़ा झटका था। उस दिन भारत को समझ आया कि कैसे खाने की मदद को एक जियोपॉलिटिकल हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आज के दौर में आते हैं। देखते हैं कि कैसे दो दूसरी बड़ी ताकतों की लड़ाई ने भारत के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी। तो जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए, उनका सबसे बड़ा एजेंडा था अमेरिका के भारी भरकम ट्रेड डेफिसिट, यानी व्यापार घाटे को कम करना। और जैसा कि यहाँ दिख रहा है, उनका सबसे बड़ा टारगेट था चीन, जिसके साथ अकेले $375 बिलियन का घाटा था। तो हुआ ये, अमेरिका ने चीन के सामान पर टैरिफ लगाए। जवाब में चीन ने भी एक स्मार्ट मूव चला। उसने सीधा अमेरिका के किसानों को टारगेट किया, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप का एक बड़ा वोटर बेस थे। चीन ने सोयाबीन जैसी अमेरिकी चीजों पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिए, और नतीजा, अमेरिकी किसानों के लिए चीन का जो इतना बड़ा बाजार था वो रातों रात बंद हो गया। अब जब चीन का दरवाजा बंद हो गया तो अमेरिका को अपने किसानों के लिए एक नए और बड़े बाजार की सख्त जरूरत आन पड़ी, और सबकी नजरें घूमी भारत की तरफ। अमेरिका जो दशकों से भारत का एग्रीकल्चर मार्केट खुलवाने की कोशिश कर रहा था, वो अब अचानक एक ऐसी मांग बन गई जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता था। लेकिन भारत ने साफ मना कर दिया, और आज भी मना कर रहा है अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को खोलने से। और ये फैसला देश के लिए सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि बहुत पर्सनल है। तो सवाल ये है कि आखिर भारतीय कृषि एक रेड लाइन क्यों है? इस पर कोई समझौता क्यों नहीं हो सकता? इसके पीछे सिर्फ एक नहीं, बल्कि आर्थिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तीनों तरह के कारण हैं। पहला कारण है GMO का खतरा और निर्भरता का डर। देखिए, भारत का अमेरिकी कंपनी मॉन्सेंटो के GM कॉटन बीजों के साथ अनुभव अच्छा नहीं रहा है। किसानों को हर साल नए बीज और उन्हीं के बनाए खास केमिकल खरीदने पड़ते थे। वो एक जाल में फंस गए थे। अब डर ये है कि अगर अमेरिकी GM फसलें यहाँ आईं तो वो भारत की अपनी देसी फसलों को भी खराब कर सकती हैं, और फिर हमारी फसलें उन देशों में नहीं बिकेंगी जहाँ GMO बैन है। और सबसे बड़ी बात, भारत की खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी विदेशी कंपनियों के हाथ में चली जाएगी। ये बिल्कुल वैसा ही डर है जो PL 480 के वक्त महसूस हुआ था।
दूसरा कारण है प्राइस वॉर, एक ऐसी कीमतों की लड़ाई जिसे भारत जीत ही नहीं सकता। देखिए, अमेरिकी सरकार अपने किसानों को भारी सब्सिडी देती है। इसकी वजह से वहाँ चीज़ें पैदा करने की लागत बहुत कम हो जाती है। इसीलिए जैसा कि यहाँ दिख रहा है, मक्का हो या दूध, अमेरिका में ये भारत के मुकाबले काफ़ी सस्ते हैं। अब सोचिए, अगर इतने सस्ते अमेरिकी प्रोडक्ट्स को भारत में आने दिया गया तो क्या होगा? लाखों भारतीय किसान बर्बाद हो जाएंगे। ठीक वैसा ही होगा जैसा मेक्सिको और हेती में हुआ था, जब उन्होंने ऐसे ही ट्रेड डील्स किए थे। भारत में 40 करोड़ लोग खेती से जुड़े हैं। उनके लिए ये कोई थियरी नहीं है, ये उनके वजूद का सवाल है। और तीसरा कारण है डेयरी सेक्टर से जुड़ा एक सांस्कृतिक मसला। अमेरिका में ज्यादा प्रोटीन के लिए मवेशियों को अक्सर नॉन वेजिटेरियन चारा खिलाया जाता है, जैसे कि ब्लड और बोन मील। अब भारत में मजबूत धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं की वजह से ये चीज़ बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की जा सकती। तो डेयरी सेक्टर खोलने का मतलब होगा बाजार में ऐसे प्रोडक्ट्स की बाढ़ आ जाना जो भारत की मूल मान्यताओं से मेल नहीं खाते। तो ये सिर्फ इकोनॉमिक्स का मामला नहीं है, ये कल्चर का भी टकराव है। तो इन सब वजहों से हम आज एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं, एक ऐसे गतिरोध में जहां कोई आसान रास्ता नजर नहीं आता और दोनों तरफ से एक्शन रिएक्शन का दौर चला है। अमेरिका ने भारत को अपने जीएसपी यानी ड्यूटी फ्री प्रोग्राम से हटा दिया, तो जवाब में भारत ने अमेरिकी टेक कंपनियों पर 2% का डिजिटल सर्विस टैक्स लगा दिया। अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 25% टैरिफ लगाया, तो भारत भी खेती के मुद्दे पर अड़ा रहा। फिर अमेरिका ने और 25% टैरिफ लगा दिया। नतीजा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत पूरी तरह से ठप हो गई। तो आज की हकीकत ये है कि भारत से जाने वाले ज्यादातर एक्सपोर्ट्स पर अमेरिका कुल मिलाकर 50% का टैरिफ लगा रहा है। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, इसके बहुत बड़े नतीजे हैं। ये जो 50% टैरिफ है, इसका असर भारत के करीब $48 बिलियन के व्यापार पर पड़ रहा है। टेक्सटाइल, ज्वेलरी, फुटवेयर जैसे सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। अब इस नुकसान की भरपाई के लिए भारत दूसरे देशों के साथ नए ट्रेड डील्स करने की जद्दोजहद में लगा है। लेकिन जो असली मुद्दा है वो अब भी जस का तस बना हुआ है। तो देखिए, ये जो गतिरोध है, ये सिर्फ ट्रेड के आंकड़ों का खेल नहीं है। ये असल में घरेलू राजनीति, इतिहास से मिले जख्मों और बुनियादी आर्थिक जरूरतों का टकराव है। एक तरफ एक देश है जिसकी कृषि नीति उसके वोटर बेस पर टिकी है, और दूसरी तरफ एक देश है जिसके लिए ये 40 करोड़ लोगों के वजूद का सवाल है। ऐसे में क्या कोई समझौता मुमकिन है? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है।